क्या बोलते हैं हम, देखो ये रिएक्शन रेट का थ्योरी है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का थ्योरी है कि एक रिएक्शन होता कैसे, कितना रेट से है, ये किस बातों पे डिपेंड करता है। तो लुइस टॉड साहब कहे कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को टीनी पार्टिकल समझिए, पार्टिकल हार्ड स्फेयर समझिए, छोटा छोटा माइक्रोस्फेयर समझिए, और एक रिएक्शन को कहिए होगा तब जब ये टीनी पार्टिकल यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेगा। जैसे A प्लस बी ए बी बनाया, तो ए को हम एक सॉलिड पार्टिकल टीनी पार्टिकल समझ रहे हैं, बी को भी एक टीनी पार्टिकल समझ रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये रिएक्शन तब होगा यानी प्रोडक्ट तब बनेगा जब ए बी से क्या करेगा, कोलाइड करेगा। ठीक है, बाकी ये थ्योरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे बेस्ड है, यानी कि ये तीनी पार्टिकल जो है रेंडम मोशन में रहता है, मोशन के समय टकराता है, और जो टक्कर होती है यानी कॉलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर होता है। क्लियर है इतना तक? अब कितना कॉलिजन होगा, दैट इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कॉलिजन मेड बाय टाइनी पार्टिकल पर यूनिट टाइम पर यूनिट रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम, है ना, कितना कॉलिजन होता है पर सेकेंड, इस बात को कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 10 टू द पावर 25 कॉलिजन पर सेकेंड होने के चांसेस होते हैं। ज्यादातर रिएक्शनों में ऑब्जर्व किया गया कि कॉलिजन के नंबर यानी कॉलिजन के फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 25 तक हो सकते हैं। तो क्या रेट 10 टू द पावर 25 होगा? तो ऐसा ऑब्जर्वेशन आया कि रेट इतना ज्यादा किसी रिएक्शन का ऑब्जर्व नहीं हुआ। However, collision frequency for the reaction is very high, यानी 10 to the power 25, but rate of reaction not observed so much, लेकिन उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होता। अब बैरियर या फैक्टर अफेक्टिंग कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कौन से फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इतना ज्यादा कॉलिजन होने के बावजूद रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज्यादा नहीं होता है? तो दो बैरियर मिला, एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी फैक्टर बोलिए या फिर ओरिएंटेशन फैक्टर बोलिए। एनर्जी फैक्टर में ये समझना है कि दो पार्टिकल आपस में कोलाइड करे, लेकिन कॉलिजन में इतनी एनर्जी नहीं है जिससे कि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। तो कॉलिजन तो हुआ लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बनाएगा। जैसे कम से कम उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी होने चाहिए कॉलिजन में जिससे कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, ठीक है, ए और बी कोलाइड कर रहा है तो कॉलिजन की कम से कम उतनी एनर्जी होनी चाहिए जिससे कि प्रोडक्ट बन जाए। यदि उतना एनर्जी नहीं है और फिर कॉलिजन हो रहा है तो बस पार्टिकल ए पार्टिकल बी को बस छू दिया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो उसको हम कहते हैं कि छुआछुई टाइप का, खेला टाइप का हो जाएगा, है ना, छू के निकल सकते हैं। कोलाइड करने का मतलब जो होता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कम से कम कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रहना चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसी पर बात आज आगे बढ़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी जो कह रहे हैं। ठीक है, the minimum amount of energy by which a reactant molecule या teeny particle must collide with each other so that they leads to formation of product called as threshold energy। यदि इससे कम एनर्जी पर कॉलिजन होता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा था ओरिएंटेशन फैक्टर। अब कह रहा है कि कॉलिजन के समय में मॉलिक्यूल जो है ऐसा ओरिएंटेड होना चाहिए, ऐसा ओरिएंटेड होना चाहिए कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, नहीं तो टकरा के वापस लौट भी सकता है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन, इसमें एक एग्जांपल दिए थे इस मॉलिक्यूल का CH3OH, और यहां पर NaBr रखें तो Br माइनस चार्ज वाला पार्टिकल है और OH पे भी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। अब देखना है Br माइनस सीधा सीधा अटैक किया है फ्रंट साइड से,
फ्रंट साइड से अटैक किया तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ये नेगेटिव चार्ज आयन के साथ में जाके कोलाइड कर गया, तो इस कोलिजन से रिपल्सन होगा, दोनों नेगेटिव चार्ज है ना। लेकिन यदि यही चीज बैक साइड से अटैक करता तो OH बाहर निकल जाएगा और Br वहां पे अटक जाएगा। जैसे यहां देखिए फ्रंट साइड अटैक हुआ तो रिपल्सन हुआ, चूंकि दोनों नेगेटिव चार्ज था, वनली बाउंस बैक, और बैक साइड अटैक हुआ तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हुआ CH3Br, यानी एक रिएक्शन हो गया। कैसे? बैक साइड अटैक से। तो ये हुआ इसका प्रॉपर ओरिएंटेशन। और यदि फ्रंट साइड से अटैक करता, फ्रंट साइड से दोनों पार्टिकल कोलाइड करता, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? CH3OH है और कोलिजन के लिए एगो Br माइनस है। अब ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है पूरा, तो इस पार्टिकल में ये सामने से नेगेटिव चार्ज है, तो ये आमने सामने यदि टक्कर हो तो रिपल्सन हो जाता है, और पीछे से जाके टकराए तो प्रोडक्ट बन जाता है। तो ओरिएंटेशन फैक्टर इसी को कहते हैं कि कोलिजन के समय दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस तरह से ओरिएंटेड था। यदि प्रॉपर ओरिएंटेशन का था तभी प्रोडक्ट बन सकता है। तो इस दो कारणों के वजह से कोलिजन तो होता 10⁻25 है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम 10⁻4 ही तक जाता है, यानी बाकी सब कोलिजन बेकार है, सारा कोलिजन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं करेगा। फिर है इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल व्हिच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, उसको कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी। Reactant molecule having threshold amount of energy and proper orientation may undergo in effective collision। यानी कोलिजन होने के लिए दो पार्टिकल के बीच क्या क्या चीज होने जरूरी है? पहला थ्रेशोल्ड एनर्जी और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन। यही दो बातों से यदि कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यदि नहीं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब यहां से इक्वेशन बनाना शुरू किए थे कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, फिर हुआ नहीं भाई एनर्जी फैक्टर है, ओरिएंटेशन फैक्टर है, तो बातें हो गई रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग इफेक्टिव कोलिजन को गुना करना पड़ता है, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकलता है EA/RT से। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इंटू EA/RT। ठीक है, EA/RT को समझाए होंगे, PV बराबर NRT होता है, PV को बर्गडन कहते हैं, W बराबर NRT, बर्गडन को एनर्जी कह सकते हैं, EA बराबर NRT, तो N बराबर EA/RT यानी बर्गडन बाई RT। अब इक्वेशन 1 लेके आए, Z इंटू EA/RT एक्टिवेशन एनर्जी है और रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिएंटेशन फैक्टर। अब ये दोनों इक्वेशन को मिला देना है, और मिला करके निकला था ये रेट इंटू P इंटू Z इंटू EA/RT। फिर बताए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट बराबर K हो जाता है, तो जो रेट लिख रहे हैं वो K लिख दिया, K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P इंटू Z EA/RT। P इंटू Z को एक नया कांस्टेंट का नाम देते हैं जिसको बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट। अब ये इक्वेशन आ गया जिसको कहेंगे हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आर्हेनियस इक्वेशन। अब इसको सॉल्व किया, ln K बराबर ln M माइनस EA/RT, इसी को ऐसे लिखने का तरीका है, ln बराबर इतना होता है, इतना log K बराबर इतना log A/RT, तो log K बराबर log A माइनस EA/2.303 RT, इसको बोलिएगा आर्हेनियस इक्वेशन। log K बराबर log A माइनस EA/2.303 R गुना 1/T, बाई इज इक्वल टू C प्लस MX, तो M इज इक्वल टू दिस वन, C इज इक्वल टू log A, log K और 1/T के बीच ग्राफ खींच दिए ये आगे,
है ना, यही इक्वेशन किया हुआ है। एल एन के और 1/t के बीच ग्राफ खींचे, स्लोप बराबर ये बाई आर। इतना बात हम पिछले दिन में पढ़ाए थे, देखिएगा 15 मिनट हुआ, उससे ज्यादा ना हुआ है। 15 मिनट में सब एक बार बोल दी। यदि आप पिछले क्लास किए थे तो पूरी बात समझ भी आ गया होगा, और आज वाले को तो भाई वही बताएगा, ये बताएगा। राज बुझाया, कुछ कुछ तो बुझाया होगा। कि आर्हेनियस इक्वेशन कुछ होता है, जानते हो इसमें बहुत आसान क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्हेनियस इक्वेशन, तुम लोगों को तो यही सब आ जाता है। अब इसमें पूछो कि बोर्ड के लिए क्या था सर, तो बोर्ड के लिए वो इक्वेशन जो है ना विच ऑफ द फॉलोइंग वाला, कि कौन सा इसमें आर्हेनियस इक्वेशन है। एक आध कोई तो खैर अच्छा स्टैंडर्ड हो गया, ग्राफ व्राफ पूछना तो पूछता नहीं है ना। अब इसमें आईटी वाला मटेरियल पूछो तो बहुत सारा कुछ है। आईटी वाला मटेरियल है कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी स्लोप का वैल्यू दिए तो कैसे निकलेगा, है ना। ये आर्हेनियस इक्वेशन का ग्राफ है, ये सब आईटी वाला मटेरियल है। अब देखिए एक दो क्वेश्चन है जो कितना आसान बनेगा। द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलो द इक्वेशन के बराबर 4.5 इंटू 10⁻11 और ऐसे लिखा हुआ है पर सेकेंड ई बाई -28,000 बाई टी केल्विन, कैलकुलेट ईए। यहाँ पे सवाल जेई में भर भर के आता है इस इक्वेशन पे। शुरू कीजिए। ये बराबर क्या होगा बताइए। कुछ आया? नहीं आया? कितना आंसर बताओ। हम्म के बराबर क्या था फॉर्मूला? ए इंटू ई ए बाई आर टी था ना। तो ये इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये ए होगा,
ये ई ए बाई आर टी, तो बताओ माइनस ई ए बाई आर टी बराबर क्या लिखा हुआ है? माइनस 28,000 बाई टी, क्या? तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो ई ए बराबर एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, तो 28,000 है शायद, इंटू आर। आर की वैल्यू 8.314 जूल, क्या है? हाँ, टेम्परेचर केल्विन में ना होगा। फिर से के मतलब फिर से 1000। डिजिटल भाषा नहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, के मतलब यहाँ केल्विन समझना है। तो कितना हुआ बताओ? ये बराबर 28,000 गुना 8.314, हाँ बन ही जाएगा। जूल पर मोल पर केल्विन यहीं पे लिखा जाता है, केल्विन ही में लिखा आता है। ये आएगा एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल में, चूंकि वो केल्विन लिखा हुआ है तो पर केल्विन भी है ना। तो 28 में 8 का गुना कर लेगा, जो आएगा आंसर होगा, इसमें क्या सोचना है। आजकल तो 28,000 आर ही ऑप्शंस बना देगा। है ना, आजकल के न्यूमेरिकल में ऑप्शन यहीं पे खत्म हो जा रहा है, इसलिए उसकी चिंता नहीं करना है कि इतना गुना कौन करेगा। बस वो टेक्निकल बात है कि ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए कितना आसान है, यदि वो इक्वेशन आपको पता है, ई ए बाई आर टी वैल्यू लिख के पूछ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी निकालो। एक और है, बड़े क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर decomposition of H2O2 is given by the following equation. यहाँ भी केल्विन उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, टेम्परेचर को कॉल केल्विन में लिखता, कैलकुलेट ये सेमी सवाल था। अब एक्टिवेशन एनर्जी बता देते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का प्लेलिस्ट देखा है ना तुम लोग यूट्यूब पे? हाँ, ये इस बच्चे के वजह से हुआ है। हाँ, इसके वजह से, हाँ उसी के वजह से अच्छा काम हुआ है। वो जिद नहीं करता तो फिर वो होता नहीं। हाँ 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 इते रहमा है। हाँ वही, हाँ इते रहमा होगा शायद।
अच्छा कर देते हैं, वही करेंगे। हाँ हाँ करेंगे, अच्छा लगता है ना। हाँ ठीक है। एक्चुअली में पहले ये बिलीफ ही हम में नहीं आ रहा था ना कि पता नहीं बच्चों को अच्छा लग रहा है या हम कुछ कर रहे हैं। हालांकि ये हम पहले से कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना, तो जब वहाँ पे चैनल पे ढेर सारा लोग रहता है तो बच्चा अपने एलिमिनेट करता है। वहाँ तो आपके पास ऑप्शंस बहुत है, फिर भी हमारा देख लेते हैं तो अच्छा है। हाँ हाँ थंबनेल। समझा रहे हैं। हाँ ठीक है। अब इस बात का ध्यान रखते हैं। हाँ कह रहा पढ़ाई चल रहा, नहीं तो हम भी घुसे रहते, क्रिएटर बन जाता नहीं। अच्छा उसमें कैसे पैसा आता है उसमें? एक दिन सीखेंगे तुमसे कैसे आता है। हाँ, हम तो बैठले नहीं रहते हम। क्या चेंज कर दें? सीखो ऐप से सीख लें। देखो इक्वेशन ही भुला देगा तुम लोग गप में। देखो क्या इक्वेशन है, क्या लिख रहे हैं हम। E/2.303 RT, मतलब अब तुम चाह रहे हो कि हम उधर में ध्यान दें नहीं। हाँ, देखो यही इक्वेशन था, इसी क्वेश्चन पे बस काम कर देना है। क्या पूछ रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। कहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है? ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म क्या लिख दें? दैट इज ये बाई 2.303 RT बराबर 1.25 इंटू 10⁴ बाई 2.303 RT। टेम्परेचर से टेम्परेचर कट गया, ये पूरा कट ही गया। क्या मिला? वही चीज ना मिला जी। आर नहीं है उधर, इधर आर नहीं है। हम्म। अच्छा वो भी तो नहीं लिखा है, 2.303 भी तो नहीं लिखा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जो ये लिखा है वही यहाँ पे लिखाना है। ये बस इतना लिखा है, यही लिखा है ना। 1.25 इंटू 10⁴ बाई टेम्परेचर इन केल्विन स्केल लिखा है, और यहाँ पे ये बाई 2.303 RT लिखा है। तो इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर को काट देंगे, यही होगा। ये बराबर 2.303 गुना R गुना 1.25 इंटू 10⁴, यही आएगा। वाह, तो 28 मतलब पिछले वाला ही डेटा है नहीं, करीब करीब वही है। आर का वैल्यू लीजिएगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो सवाल तो आसान है। नहीं, ये वाला इक्वेशंस रेट कांस्टेंट के लिए डिफाइन किए, जीरो ऑर्डर के लिए नहीं। रेट के बराबर जीरो ऑर्डर के लिए होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा? के इंटू कंसेंट्रेशन का पावर, के निकल जाएगा यहाँ से, और कंसेंट्रेशन का पावर 1 कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। जीरो रखेंगे तो के ही रेट बराबर हो जाएगा।
2 रख देंगे तो सेकेंड ऑर्डर का भी निकल जाए, है ना। वो करके वहां पे बताएं कि रेट बराबर के, इसलिए किए कि के तो सब में लगेगा, तो रेट कांस्टेंट बराबर निकल गया, तो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी ऑर्डर में आप लगा सकते हैं। चलिए अब पढ़िए एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी लिख लिए थे ना सब। एक्टिवेशन एनर्जी ईए, एक्टिवेशन एनर्जी जो अभी ईए था, इसको देखो ग्राफ से समझते हैं, पहले डिफिनीशन लिखेंगे। बहुत बार ग्राफ आता है ये, ऐसे यहाँ पे एनर्जी, बहुत ग्राफ बनाएंगे, 4-5 ऐसा ग्राफ अभी बनेगा, इसलिए पेशेंस फुल्ली, ऐसे नहीं कि बस वैसे वैसे कर दिए। ये पूरा थियोरेटिकल कंसेप्ट ग्राफ ही पे पढ़ाई होगा, इसलिए ध्यान से देखो। कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, मान लिया है रिएक्शन है, तो ए और बी किसी न किसी एनर्जी पे होगा, है ना। जैसे कोई मॉलिक्यूल है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसके साथ ही होती, जैसे हम, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगा, और हाइट पे आ गए थोड़ा आप लोग से ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी हम में होगा, mgh, सबके पास एक एनर्जी है, तो यदि कोई मॉलिक्यूल है तो उसके साथ ही पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए टेंशन नहीं कि मॉलिक्यूल है तो एनर्जी कहाँ से आया, कोई भी बॉडी है तो एनर्जी है। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं, एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी, कहीं एनर्जी लिखा रहे तो परहेज नहीं करना है, ऑफ रिएक्टेंट, दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है दिखाई, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट भी लिखा जा सकता है। कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब ए प्लस बी बना ए बी, तो कॉलिजन थ्योरी में कहा था कि ए और बी आपस में कोलाइड किया होगा, और कॉलिजन के लिए वो कम से कम एक्टिव थ्रेशोल्ड एनर्जी पे गया होगा। कहां पे गया होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी पे। अब ए प्लस बी को आप बाहर से एनर्जी देते हो, ताकि ताकि वो आपस में क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए, यानी कॉलिजन करे, जिससे कि प्रोडक्ट बन जाए। तो उस एनर्जी पे पहुंचाने के लिए आप एनर्जी देते हो, जो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को उसके थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी तक पहुंचाने में, ये कौन सा एनर्जी हुआ, थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो एनर्जी आप बाहर से सप्लाई करोगे, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलेंगे, बोलो बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, the minimum amount of energy required, the minimum amount of energy required from outside, है ना, ये एनर्जी कहीं अंदर से वो नहीं लेके आए, from outside, so that
द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रीच एट थ्रेशोल्ड एनर्जी कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे आपके घर में गैस चूल्हा है, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है, तो गैस मॉलिक्यूल में एनर्जी पहले से स्टोर्ड है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब आप जाकर के उसको इग्निट करते हो, सलाई का माचिस लगाएगा या लाइटर जलाएगा, तब वो जलना स्टार्ट होगा। तो जो आप लाइटर से एनर्जी प्रोवाइड किया उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। इसी वजह से हर रिएक्शन में आप देखते होगे ऐसा कुछ हीट उट लिखा हुआ रहता है। ये ट्रायंगल एक ठो बना रहेगा या हीट लिखा रहेगा। या केमिस्ट्री के लिए कहिए कि कोई भी रिएक्शन कराना है तो आप कहते हो फ्लेम, मोमबत्ती जलाएंगे, ये से लाएंगे, बंसर बर्नर लेके आएंगे। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको कहाँ से देना है? बाहर से। कोई कोई रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है, यानी ये 25 डिग्री अमाउंट जो है हीट का, 25 डिग्री, फिजिक्स में पढ़ा होगा वो फॉर्मूला Q बराबर मस्त, है ना, एम एच डेल्टा टी। यही वो फॉर्मूला है ना जिससे टेम्परेचर हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है ना। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी टेम्परेचर, है ना, जो लगाते हैं हम यहाँ लिखेंगे 25 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ही तो है जो आपने बाहर से दिया। तब रिएक्टेंट कहाँ पे पहुंचा? थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसी को क्या बोलते हैं? हाँ, उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहां पर एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जब बन जाएगा उसका एनर्जी है। अब देखो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हुआ ये डेल्टा एच है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा एच। इस रिएक्शन में ये डेल्टा एच निगेटिव में आएगा। किस चीज में आएगा? निगेटिव में आएगा। और क्या बताएगा? ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब ये ऊपर भी रह जाता होगा, उसका मतलब रिएक्शन इंडोथर्मिक हो जाता है ना। तो इसके पैरेलल एक ग्राफ और भी बनेगा ऐसे, देखो ना, बताते हैं क्या हो गया। ऐसे ऊपरे रह गया, यहां से ऐसे कर लो, बताओ ये अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन सा अमाउंट? एक्टिवेशन एनर्जी। ये प्रोडक्ट ऊपर रह गया, ये यहां पर डेल्टा एच, और ये डेल्टा एच क्या हो जाएगा? मतलब समझ रहे हो तुम? इसमें 100 जूल तुम दिए थे बाहर से, और यहां से लेके यहां तक निकल गया ना, क्या? तो दिए थे हम 100 जूल, लेकिन निकला कहां तक? मान लो 150 तक, 50 जूल और, तो 100 जूल दिया, 150 जूल रिलीज हुआ, तो 50 जूल का नेट फायदा हुआ। इसलिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाता है। पढ़ तो रहे बचपन से 9-10 से, लेकिन आज ही रियल मतलब समझे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। दिए 100 जूल और रिलीज हुआ 150, तो 100 तो 100 कट गया, ग्राफिकली दिख रहा है कटता हुआ, नेट 50 जूल का फायदा हुआ। यहां पर दिया 100 जूल और निकला 75 जूल, ऊपर अटक गया, यानी आप ही का दिया हुआ 25 जूल उसमें रखा हुआ है। रिएक्शन कैसा है? एंडोथर्मिक। तो ग्राफ दे करके पूछता है रिएक्शन का नेचर बताइए, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? ऊपर अटक गया एंडोथर्मिक है, नीचे आया एक्सोथर्मिक है। बाकी सब कुछ इंडिकेटर वही है जो वहां पे एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन,
बनाइए ग्राफ जल्दी से, समझाना बहुत होता है। क्या हुआ जी? एनर्जी किस चीज का? रिएक्टेंट का। यहां पर एनर्जी प्रोडक्ट का, ये एंडोथर्मिक बता रहा है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी, और ये रिएक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैथमेटिकली थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। डिफिनेशन लिखना बाकी। अरे वाह, इतना चैन से सुने, आपको डिस्टर्ब करना पड़ रहा है। केमिकल काइनेटिक्स का डीपीपी लाइए। कुछ कर रहा है तुम साजन? केमिकल काइनेटिक्स चाहिए भाई, इक्विलिब्रियम इसमें था। ये भगवान करवाए, अभी बटा ही नहीं तो खत्म कैसे होगा? उतना टाइम रहता है। ये बाबा, आपको ना कभी
उससे ज्यादा ही दिक्कत हो जाएगा। सब निकाल के रखिए ऊपर, सब। क्या कहेंगे, माथा दर्द आदमी है। एको वो केमिकल काइनेटिक्स का कुछ बच ही नहीं रहा है। हाँ, इक्विलिब्रियम तो है। ग्राफ पूरा ढेर सारा बना हुआ था, इतना ज्यादा खत्म कैसे हो, तो मतलब फेंक उग देते हैं क्या? नहीं, ऐसे भी होता है कि बांटे के हमरा ज्यादा है तो ले लो न रे खाने के लिए हमरा। अरे राव निकालिए जल्दी, इतना टाइम है बताने। पिछले दिन ही करवा के लाए। समझ में आया? सब क्लियर है? एक एनर्जी रिएक्टेंट का होगा, प्रोडक्ट का होगा, डिफरेंस इंथैल्पी को कहेंगे। डिफिनीशन लिखिए अब। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that required to reach the reactant molecule the minimum amount of energy that required to reach the reactant molecule at threshold amount of energy।
called as activation energy. The minimum extra amount of energy, बाहर से जो लेना है उसी को बोल रहे हैं एक्स्ट्रा अमाउंट, अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 8वां 9वां 10वां में रहता है, 8 नंबर क्वेश्चन बोर्ड वाला। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी that required to react by reactant molecule to react कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब जो तुमको याद रह जाए, नीचे वाला डिफिनीशन ऊपर वाला डिफिनीशन सब बराबर है। टू रीच एट थ्रेशोल्ड एनर्जी या टू रिएक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी बराबर थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब पढ़ना है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। उसका ऑर्गेनिक ही ना स्टार्ट होगा। हेलो लिखे परसों जलेबी खाएंगे, जलेबी खाएंगे। लिखा था परसों 15 तारीख है, 15 अगस्त है। लोग जानबूझ के पूछता है, प्लान तो सब बनाए हुए होगा कि कहाँ जाना है। 15 तारीख को राजगीर जाएगा, ये कौन बोलता है? हाँ वही वही वही, बुला लेते हैं, बुला ही लेते हैं, जलेबी खाता है। हाँ बहुत बहुत दिन से कुछ उस तरह से कोचिंग में पार्टी वार्टी हुआ भी नहीं है चार्ल्स फोगो में। 2 साल हो गया कि 2 साल से कहाँ कुछ हुआ है। 2 साल से नहीं कुछ हुआ है। तो जलेबी वलेबी खाएंगे खुश हो जाएंगे। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन।
सुनिएगा, कैटलिस्ट का इफेक्ट थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो ये सब दिन के लिए याद हो जाएगा। कैटलिस्ट का किसको कहते हैं? द केमिकल सबस्टांस which alter अल्टर कहने का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट participating directly. The chemical substance which alter, increase or decrease the rate of reaction without participating directly in the chemical reaction. Known as catalyst. देखिए कैटलिस्ट जो है ना दो तरह से क्लासिफाई हो जाता है। जो इंक्रीज करेगा ना उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, और एक ठो को कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ये आपको अपने से जानना रहता है। डिफाइन कैटलिस्ट आएगा तो अल्टर ही लिख देना है, और ये डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ ये दोनों लड़का है, अब दो गो आदमी है, लड़का लड़की से क्या ही मतलब। देखिए ये दो बच्चा ये दोनों बच्चा जो है ना आपस में हॉट टॉक कर रहे हैं। ये दोनों जो है हॉट टॉक कर रहा है, मतलब एकदम से गर्मा गर्मी में बातचीत हो रहा है। अब ये दोनों जो बच्चा है गर्मा गर्मी में बातचीत कर रहा है, और एक भाई साहब जो है ये वाले भाई साहब, ये वाले भाई साहब, इनको कान है इनको मुंह है, ये इनके कान में जाके कुछ कह देते हैं। ठीक है, अब ये हॉट टॉक जो है कन्वर्ट हो जा रहा है, ये देखिए ये देखिए पटक दिया एकदम से। है ना, ये भाई साहब इसमें कोई मदद तो किया नहीं है, ये तो कान में कह के निकल गया है। chemical substance which alter the rate of reaction without participating directly in the chemical reaction। ये भाई साहब इस काम को होने में डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो किए नहीं है, ये तो अपना कह के निकल लिए। इसको हम कहेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, मतलब जो हो रहा था उसके रेट को और बढ़ा दिए, मतलब खाली बोले वाली क्या ही कर रहे हो, मारे मारी कर लो। इस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव कैटलिस्ट।
एक भाई साहब ऐसे भी हो सकते हैं जो इनके कान में जाके कुछ कहें, ग्रीन ग्रीन भाई साहब, और ये दोनों के बीच माहौल ऐसा हो जाए, है ना, ये दोनों के बीच माहौल ऐसा हो जाए कि ये दोनों भाई साहब गाना गाने लगे कि इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर। ये देखिए, इसको बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। ये हुआ क्या कि जो हो रहा था उसके रेट को क्या कर दिए, कम कर दिए। पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव, डायरेक्टली पार्टिसिपेट किए हुए, ये कोई दोनों प्रोसेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया है ना। तो ये हुआ कैटलिस्ट। अब ये कैसे कैसे इसको इस काम के लिए ऐसा कर दिया, मतलब कैसे, कुछ तो किया होगा। एक्चुअली में हाइपर हो रहा था, तब ना हॉट टॉक कर रहा था, मारा मारी का नौबत आया था। ये ऐसा एक आध शब्द और बोल रहा है कि अरे जाकर के तुम्हारे बारे में ना ऐसे बोल रहा था, एक लाइन और जोड़ दिया, तभी तो ऐसा हो। मतलब इसकी जो सहन कैपेसिटी थी उसको क्या कर दिया, घटा दिया ना, घटा दिया, और सहन नहीं होगा अब इससे। ऐसे ही कैटलिस्ट एक रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। किसको घटा देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ये भाई साहब जो काम किए, ये ऐसा कुछ बोले होंगे कि चलो नहीं यार, मारपीट में कुछ रखल है, बोल दिए ना, हो गया बस, चल। दोनों जो है, मतलब जो सहन शक्ति था उसको और बढ़ा दिया कुछ बोल के, कि सह लिया बात को, तब ना ऐसा हुआ। तो एक्टिवेशन एनर्जी को इनक्रीज कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है ना। ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दे के ये एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है ना। सहन शक्ति घटा के सहन शक्ति बढ़ा के, जैसे ये मारा मारी और गला मिलाया, उसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को भी घटा और बढ़ा सकता है ये कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा और बढ़ा के। लिख दिए जितना आपको जरूरत था, समझ भी गए होंगे सब। नेगेटिव पॉजिटिव कैटलिस्ट दोनों समझ गए होंगे। कैटलिस्ट पूछे आपसे, अच्छा आजकल कैटलिस्ट पूछने के बजाय इंजाइम्स भी पूछ सकता है। इंजाइम का भी यही डिफिनीशन है ना, इंजाइम का भी यही डिफिनीशन है। हाँ, इंजाइम जनरली पॉजिटिव ही होता है। अब देखिएगा ऐसे, पहले ग्राफ हमें बनाते हुए देखिए आप, ये नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी था, ये एक्टिवेशन एनर्जी जब कैटलिस्ट जोड़ दिए तब। बाबू यहां पे समझना है, एनर्जी देखो क्या हुआ है, ये एक्टिवेशन एनर्जी था, ये एक्टिवेशन एनर्जी था ये, और ई ए परजेंस ऑफ कैटलिस्ट में, परजेंस, ये अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में, जब कैटलिस्ट नहीं था रिएक्शन में, तो एक्टिवेशन एनर्जी इतना था। जब कैटलिस्ट ऐड कर दिए रिएक्शन में तो एक्टिवेशन एनर्जी इतना हो गया। अरे समझो ना, ये 150 जूल, ये 100 जूल, है ना। 150 100 भी लिखते हैं ना तो 2-4 दिन 10 दिन 1 महीना बाद बचा लेके कॉपी में आ जाता है, सर ये 150 कहाँ से आया था, इसीलिए चुप है, 150 100 नहीं लिख रहे। जो भी एनर्जी रहा होगा, ज्यादा तो दिखाई दे रहा है, ये कम गया, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता था, हीट करना पड़ता था। तो हीट पहले इतना करना था, आधा घंटा, अब कैटलिस्ट डाल दिए हैं
तो हीट हमको कितना करना पड़ रहा है, कम की ज्यादा, तो कम में देरी मतलब 15 मिनट हीट किए और रिएक्शन हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा कि ना बढ़ा, बोलो ना, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। पहले तो आधा घंटा तक हीट कर रहे थे, मतलब पहले मान लो ना कि भाई आप 100 जूल हीट दे रहे थे तब रिएक्शन हो रहा था, कैटलिस्ट ऐड कर दिए तो आपको 50 जूल ही देना पड़ा, तो 100 जूल के लिए आधा घंटा गर्म कर रहे थे रिएक्शन को, तो 50 जूल के लिए 15 मिनट में रिएक्शन हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो हाउ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ए कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये डायग्राम, ये ग्राफ बता रहे हैं by decreasing the activation energy, by decreasing the activation energy, ये कैटलिस्ट increases the rate of reaction। अब देखना, बाकी कौन से मोड पे कौन सा एनर्जी है, पिछले वाले ग्राफ में लिखा हुआ है, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, जो है सब वही है, वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड ग्राफ है। देखो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी अब्सेंस में और निगेटिव कैटलिस्ट डाल दिए हैं, तो जब नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दिए तो एक्टिवेशन एनर्जी इतना हो गया, ये प्रेजेंस में, पीला वाला है, वाइट वाला है, समझ रहा है, समझ रहा है क्या लिखे हैं, वाइट वाला अब्सेंस में कि प्रेजेंस में, हाँ यहाँ पे ठीक है, और पीला वाला प्रेजेंस में। क्या हुआ यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया, कैटलिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गया, तो एक नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को ही सहन शक्ति कह रहे हैं हम यहाँ पे। जैसे अभी अभी हम ऑफिस में गए थे, सहन शक्ति था, एक दो बच्चा बैठल था, बढ़ा दिया था, नहीं तो जितना टीपी भी था सब फेंक देते हम अभी अभी, तो सहन शक्ति इंक्रीज कर दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन घट गया। चलो आगे बात देखते हैं अब, है ना, क्योंकि जो चीज डिटरमाइंड होता है अब वही नहीं मिला तो गुस्सा तो आएगा ही। तो एक्टिवेशन एनर्जी का प्रेजेंस और मतलब कैटलिस्ट का एब्सेंट ऑफ प्रेजेंस, तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट decrease the rate of reaction by increasing the activation energy।
एक और बात है, भर भर के 20 ठो क्वेश्चन का एक डीपीपी था, क्या ही पता, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी पर था। अब ये ग्राफ वाला जो डीपीपी दिए होंगे वो सारा बन जाएगा आपसे, वो ग्राफ में ये वाला भी जुड़ा हुआ था। क्योंकि ऑफिस में देख रहे हैं वहां तक सबूत तक नहीं है कि काइनेटिक्स का एक वो डीपीपी था, लिफाफा ही खाली है। हाँ, ये सब हम लोग के वजह से होता है। देखो ये इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डीपीपी इतना बचा हुआ होगा अभी भी, मतलब उसमें क्या था कि वो बचने पे कुछ बोल दिए होंगे, काइनेटिक्स का नामो निशान तक नहीं। टाइम नहीं जाता यार इतना भी, हम लोग ऑफलाइन वाला मास्टर है ना। एक्चुअली में सब कुछ ऑनलाइन कर देना चाहिए नहीं, मन नहीं लगता। वो कह तो ठीक ही रहा है। हाँ ठीक है। अब देखो टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि एक रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन दोगुना हो जाता है, जिस बात को कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट अच्छा एक ग्राफ ऐसे फ्री में बनाते हैं। हाँ। फ्री में नहीं, 5 मिनट ज्यादा होगा, जिसे तंग नहीं करना। ऐसे हम्म फिर तुम इस बैच में भी आकर के वैसे वैसे करने लगे तो फिर काहे चेंज किया? फायदा क्या हुआ फिर? नहीं, ऐसा थोड़ी कोई कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता। देखो। ऐसा थोड़े। दो ग्राफ बना दिए हैं इसमें, 3 4 डीप ऐसा हो सकता है एक ग्राफ में, 3 4, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है ना कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर रिएक्शन तो कॉम्प्लेक्स ही होता है, 2 स्टेप 3 स्टेप में। तो जब एक रिएक्शन 2 या 3 स्टेप में होता है तो ग्राफ का प्लॉट इस तरह से वेरी करेगा। ये क्या बता रहा है? मान लो ये प्लस बी का एनर्जी था, तो यहां पर बोलेंगे ए बी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और यहां पर जो बना तो बोले सर यहां तो कुछ बना ना, तो हाँ प्रोडक्ट बना, जिसको ट्रांजिशन स्टेट बोलिए। क्या बोलिएगा? रिएक्शन का ट्रांजिशन
स्टेट, टीएस बोल लिखा रहता है, टीएस ट्रांजिशन स्टेट। फिर इसको एनर्जी दिया एक्टिवेशन एनर्जी 2, तब जाकर करके फिर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया और देन जाकर के प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया। ठीक है, बना दीजिएगा, बाकी सब वही है, प्रोडक्ट का एनर्जी यहाँ पे। आप क्वेश्चन बैंक के थ्रू जाओगे, इस तरह का भी ग्राफ बना हुआ है। और जानते हो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी ट्रांजिशन स्टेट इन दिस रिएक्शन। अब तो ये सवाल इतना आसान सवाल, यदि आप बातों को समझ रहे हैं तब, नहीं तो फिर लगेगा पता नहीं कौन सा ग्राफ आ गया। इसमें कितना ट्रांजिशन स्टेट है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, और ये फिर से एक एक्टिवेशन एनर्जी लगा है, और फिर एक ट्रांजिशन स्टेट आया, और फिर से एक एक्टिवेशन एनर्जी लगा, और तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है ना। तो बस ग्राफ देखने के लिए आ रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन को ग्राफिकली एनर्जी के हिसाब से दिखा रहा है। किसको? इस प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। देखो ये रिएक्टेंट का एनर्जी था, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी आप पहली बार दिए, तो रिएक्शन का प्रोडक्ट बनने के बजाय वो ट्रांजिशन स्टेट, मतलब जो कंप्लीट रिएक्शन होने से पहले वाला स्टेप, फिर इसमें एक्टिवेशन एनर्जी दिए, तब फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट बन गया, है ना। जैसे ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी, तो स्टेप वाइज बना ना। तो फाइनली ए से क्या बना? डी। तो उसी बीच में बी भी बना, उसी बीच में सी भी बना, तब फाइनली डी बना। तो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को दिखाने का ये ग्राफ। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ये बन दिए, ये 2 दिया, ये 3 दिया, 3 बार एक्टिवेशन एनर्जी दी। क्या हो गया? अभी हाल फिलहाल में एक घटना है जो हुआ था 11th में, क्यूआर कोड निकाले सर, इससे पैसा कट जाएगा का?
हाँ हाँ हाँ, बोलो ही वो बचवा बोला कि सही से हाँ अभी ऐसे तो नहीं कि सर पढ़ा पढ़ा के रोज क्यूआर कोड लगा पैसा क्या पढ़ा पैसा दे दीजिए। हाँ 5 मिनट लगेगा, लगने दो ना। एकदम ऐसे ही देखिए ये सब रह जाता ना। टेम्परेचर कोफिशिएंट किसके क्लास है बायोलॉजी का? झूठे बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, तुरंत हो जाएगा। फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड rise in temperature, the rate of reaction increases by double, may be triple, sometime ट्रिपल भी हो जाता है ना, जनरली डबल होता है। For every 10 degree centigrade rise in temperature, the rate of reaction become double, increase by double। increase by double लिखने में ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है। become double, become double और मे बी ट्रिपल। यूपीएससी में एक बार पूछ दिया है। हाँ ऑप्शन दे दिया, दो भी, तीन भी, अढ़ाई भी, तो ऑप्शन के लिए ही जाना जाता है। अढ़ाई टिक लगा दीजिए, है ना। जैसे 100 रिएक्शन में 75 रिएक्शन में दोगुना होता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो 25 रिएक्शन में तिगुना भी हो जाता है। तो एवरेज निकाल के अढ़ाई गुना। जब ऑप्शन में दो रहे, तीन रहे, अढ़ाई रहे, तब ढाई टिक लगेगा। दो और तीन रहे तो दो टिक लगेगा। तीन यदि दो नहीं रहेगा तब, और लैंग्वेज में रहे कि कभी डबल होता है और कभी ट्रिपल भी हो जाता है, तो वो सही है, गलत नहीं करना है। यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट बराबर रेट ऑफ रिएक्शन एट T plus 10 डिग्री सेंटीग्रेड बाई रेट ऑफ रिएक्शन एट T डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज कभी कभी दो, कभी कभी तीन। अब आज जानना ये कि आखिर ऐसा क्यों, क्यों रेट ऑफ रिएक्शन दोगुना हो जाता है 10 ही डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा के। बस इसी बात को समझना है एक ग्राफ के हिसाब से, और बात हो जाएगा, है ना। और हम बताए होंगे आप लोग को शायद कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। of 2 to the power n with rise of temperature, where n is equal to increase of temperature by 10, है ना। जैसे 10 डिग्री से बढ़ा के 100 डिग्री कर दिया, तो इंक्रीज कितना का हुआ, 90 का, 90/10 यानी n बराबर 9। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ 2 to the power 9, 512 टाइम, 1024 टाइम। इस तरह से क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, ये बिहार बोर्ड में आया हुआ है।
512 गुना वाला। एक तरफ जेई में आया हुआ है, मेडिकल में भी आया हुआ है, और आई थिंक ये 2 साल में बिहार में बोर्ड में भी पूछ दिए, वो एक आध क्वेश्चन रहता है, ये हार्ड क्वेश्चन है। एक बार आया था 2012 नहीं 13 में, हार्ड क्वेश्चन बिहार बोर्ड एक बार आया था। उस बार क्या किया था, वो एडवांस के पैटर्न पे क्वेश्चन सेट कर दिया था। मेन टू से कि एडवांस में 5 तरह का क्वेश्चन होता है, एक ऑप्शन वाला, मोर देन वन ऑप्शन वाला, मतलब ए भी सही है बी भी सही है, एसर्शन रीजन वाला 3 टाइप हुआ, एक करेक्ट वाला, एक ठो 2-3 करेक्ट वाला, एक ठो एसर्शन रीजन, 3 टाइप, चौथा में मैट्रिक्स मैच। तो मैट्रिक्स मैच में क्या था, खाली मैच नहीं, मैट्रिक्स मैच, इधर पी क्यू आर एस उधर ए बी सी, तो ए का पी भी हो सकता है, ए का क्यू भी हो सकता है, ए का आर भी हो सकता है, अब फिर बी का क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता। मैच नहीं कहते इसको, मैट्रिक्स मैच कहते है ना। तो 30% रिजल्ट कट गया। यहाँ बिहार बोर्ड जला दिया था उसी बार 2012-13 वाला स्थिति। फिर तुरंत हाई लेवल मीटिंग होकर के, एक्चुअली में क्या हुआ था कि उसी समय आपके सचिव साहब जो भी हैं आनंद किशोर, ये बिहार बोर्ड ज्वाइन किए थे एज ए अध्यक्ष, वो दिखा दिया कि परीक्षा ऐसे भी हो सकता है। अब बिहार बोर्ड को क्वेश्चन में बच्चा सब, वहाँ नेताजी क्या कहते हैं, नेताजी कहते हैं कि भाई बोर्ड ऐसा परीक्षा ले कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा पास करे। देखिए ग्राफ बना रहे हैं, वो पेपर तुम लोग को भी मिल ही जाएगा, 12-13 वाला जब 10 साल का सेट लेगा तो अभी अब नहीं आएगा, पिछले साल तक तो, पिछले साल से ही नहीं आ रहा। नहीं बिहार बोर्ड वाला 10 साल का छापता है। उस साल सवाल आया था अच्छा, सवाल का लेवल भी अच्छा था, एक तो टाइप भी अच्छा था, एक लेवल भी अच्छा था। हो गया बाबू, हो गया। कौन था? बाबा कोई काम पे थोड़ी। जरा इस ग्राफ पे गौर किया जाए, ये एक पीला वाला लाइन है, T डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्राफ खींचा गया है, और एक व्हाइट वाला है T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्राफ खींचा गया है। अब ये ग्राफ किसके किसके बीच है, तो एक तरफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, देखो 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 समझोगे ये, इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को, बाबू थोड़ा सा ध्यान दो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इतना है जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी यहां पे मिला, थ्रेशोल्ड एनर्जी यहां पे मिला, थ्रेशोल्ड एनर्जी यहां पे मिला, यहां पे तब जाके रिएक्शन हुआ, एनर्जी है टेम्परेचर पे, यहां पर क्या मिला, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो रिएक्शन हुआ। कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इतना। जैसे ही 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिए तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडर गोइंग इन इफेक्टिव कॉलिजन दिखाई दे रहा है, बढ़ गया क्या, दोगुना बढ़ गया या तिगुना बढ़ गया,
10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता क्या है जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन दोगुना होता है? तो आप कहिएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग इन इफेक्टिव कॉलिजन दोगुना हो जाता है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन दोगुना हो जाता है ना। और ये बात ही जानना था टेम्परेचर वाले कोफिशिएंट में कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दोगुना हो जाता है जिसको कि थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल जाए या फिर जो इफेक्टिव कॉलिजन में जाए, है ना। इस सब कॉलिजन थ्योरी ही था, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग इफेक्टिव कॉलिजन यदि दोगुना हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखे थे, हो ही गया है। फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, the fraction of molecule undergoing effective collision is just get double, so the rate of reaction also डबल हो गया भाई। केमिकल काइनेटिक्स का जर्नी क्वेश्चंस बनाया जा सकता है एक आध क्लास एक्टिवेशन एनर्जी पे। अब डीपीपी खोजना पड़ेगा ना, अभी तो उतना सारा बात हो गया। अब देखते हैं, अब जहाँ से आए फोटो कॉपी जहाँ पे कराते हैं ना, मतलब कि वो